हेलो क्लास 11, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर, डेट इज़ वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा बेटा वर्क को। वर्क से आप फैमिलियर हैं क्लास 9 से, है ना, वहाँ पर हमने पढ़ा था इसको। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को पुश करता हूँ, पुल करता हूँ या किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, वर्क करता हूँ। ठीक है, लेकिन और अच्छी डेफिनेशन के पास हम जाने की आज कोशिश करेंगे। ठीक है, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ सच डैट ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो गया और फोर्स उस पर उतना ही लगता रहा। मतलब अगर मान लो ये 10 न्यूटन है तो यहाँ से यहाँ जब तक बॉडी गई उस पर 10 न्यूटन कंटिन्यू लगता रहा। तो वर्क डन को कैसे डिफाइन करेंगे आप बोलेंगे वर्क इज डन बाय दिस फोर्स इफ बॉडी डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, देखिए आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में बॉडी का क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ठीक है कि नहीं ये बात आपको। तो वेक्टर में मैंने आपको बताया था वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं वर्क को, फोर्स डॉट एस। ठीक है, और आपको पता है जब डॉट हटता है तो क्या आता है, कौन सा एंगल आता है, कोस थीटा आता है। ठीक है, तो एफ एस कोस थीटा। समझ आई बात आपको। और इसकी यूनिट होती है जूल बेटा, और डायमेंशन की बात करूँ तो क्या हो जाएगी वर्क की, ml²t-2। एंड वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब कुछ बेसिक क्वेश्चन लूँगा इसी चीज़ के ऊपर और आपको और क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मान लो एक ऑब्जेक्ट है और उसका मास आपको दे रखा है 5 kg और उसके ऊपर फोर्स लगा इस तरफ 60 न्यूटन सच डैट ये डिस्प्लेसमेंट हो गई 5 मीटर। क्लियर है, और आपसे पूछ लिया कि वर्क डन बताओ। ठीक है, तो देखिए आप फोर्स इस तरफ लगा है बेटा और बॉडी भी अल्टीमेटली देखें आप इसी तरफ डिस्प्लेस हुई है, 5 मीटर इस तरफ आ गई ना वो, है ना। अल्टीमेटली बॉडी की नई लोकेशन या फाइनल लोकेशन ये होगी। तो जिस तरफ फोर्स है उसी तरफ बॉडी क्या कर रही है, डिस्प्लेस। तो आप फॉर्मूला लिखेंगे एफ एस कोस थीटा। एफ कितना है 60 और डिस्प्लेसमेंट कितनी है 5। ये थीटा किस किस के बीच में एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है। लेकिन इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है तो कोस 0 आ जाएगा क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना है 0। और आपको पता है कि कोस 0 कितना होता है 1। तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ गया 300 न्यूटन जूल। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको। चलिए ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, 9th क्लास में भी आपने शायद किया हो। अब देखते हैं थोड़ा सा एक लेवल अप इससे क्वेश्चन। 5 kg का ब्लॉक है, ठीक है, सेम ब्लॉक है, ठीक है, और अब आपने 60 न्यूटन फोर्स लगाया है लेकिन वो 60 डिग्री एंगल पर लगाया है विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पर आपने फोर्स लगाया है और ये बॉडी 5 मीटर इस तरफ क्या कर गई है बेटा, डिस्प्लेस कर गई है। क्लियर है कि नहीं बात आपको, 5 मीटर इस तरफ क्या कर गई है, डिस्प्लेस कर गई है। तो अब आपसे पूछा गया कि अब वर्क डन बताइए कि इस फोर्स ने कितना वर्क डन किया। अच्छा, अपना कॉन्सेप्ट ये है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में होनी चाहिए। ठीक है कि नहीं बात आपको। ओके, अगर आप इस फॉर्मूले को पकड़ कर करते हैं तो देखिए आप, ये कहता है एफ एस कोस थीटा जी। हाँ के ना, फोर्स कितना लगा जी 60 लगा, डिस्प्लेसमेंट 5, लेकिन उनके बीच में एंगल कितना है, देखो एक्चुअली में डी बॉडी ऐसे डिस्प्लेस होगी इस डायरेक्शन में तभी तो यहाँ पर आएगी। ठीक है कि नहीं बात आपको। इनके बीच में एंगल है 60 तो कोस 60 ले लो आप, और कोस 60 कितना होता है बेटा, हाफ 30 पंजे 150। तो 150 जूल इस बार इस फोर्स ने इस बॉडी के ऊपर क्या किया है, वर्क किया है। ठीक है, ये तो आपने ऐसे समझा। ठीक है, लेकिन जो हमारी जो सोच है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक होनी चाहिए, ये तो आपने जस्ट क्या देख लिया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल ये है और फॉर्मूले से बात कर दी। ठीक है कि नहीं बात। लेकिन जो हमारी सोच ये है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम। अगर उसकी फील आप लेना चाहते हैं तो आपको इस फोर्स को 2 भागों में तोड़ना पड़ेगा, मतलब वेक्टर रिवोल्यूशन को परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, लेट दिस विल बी 5 kg और ये कितना था 60 न्यूटन और ये कितने एंगल पर लग रहा था, 60 डिग्री एंगल पर। तो अगर आप इसको तोड़ेंगे तो ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, 60 cos 60। एंगल के साथ वाला कंपोनेंट cos होता है, उसके परपेंडिकुलर क्या होता है, साइन कंपोनेंट, 60 sin 60। नीचे की तरफ क्या लगेगा जी, वेट लगेगा, और धरती इसको ऊपर की तरफ क्या देगी, नॉर्मल रिएक्शन देगी। तो अल्टीमेटली अगर आप देखें ये बॉडी इस तरफ मूव नहीं कर रही है, ये तो इस तरफ मूव कर रही है। तो जिस तरफ मूव नहीं कर रही तो वहाँ पर फोर्स पक्का क्या होंगे, बैलेंस होंगे। तो आप लिख सकते हैं R + 60 cos 60 मस्ट बी इक्वल टू बेटा mg, ये सर नो। ठीक है, और
अब देखें आप, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो फोर्स है वो ये है, ये रिस्पॉन्सिबल फोर्स है। तो वर्क डन अगर आप निकालें तो 60 cos 60 इंटू जो डिस्प्लेसमेंट कितनी थी 5, ठीक है कि नहीं बात आपको। इसको सोल्व करेंगे फिर से आंसर कितना आएगा 150 जूल। क्लियर है। तो आप जस्ट फॉर्मूले के साथ भी जा सकते हैं। आप क्या करें, फोर्स कितना है उसको देखें, नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी है उसको देखें और उनके बीच के एंगल को पकड़ें बस, ठीक है। या फिर रिजोल्व करें और आपको साफ साफ पता चले कि कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उस बॉडी के मूवमेंट के लिए। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको गिवन होगी कि भाई बॉडी यहाँ से यहाँ गई, तो आपको वो फोर्स को पकड़ना है जो रिस्पॉन्सिबल है उसकी मूवमेंट के लिए। भाई इस डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए तो यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा ना, तो इसको पकड़ा आपने और डिस्प्लेसमेंट से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको एंगल वेंगल देखने की जरूरत नहीं है। और अगर आप एंगल भी देखें तो इस फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना होने वाला है 0, क्योंकि जो ये फोर्स होगा डेट विल बी 30 और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में है, तो उनके बीच में एंगल कितना होगा 0। क्लियर है कि नहीं बात आपको। तो आपकी मर्जी, आप किसी तरीके से जा सकते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट काफ़ी काम आता है हमारे आगे भी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। क्लियर है बात आपको, ठीक है, ओके जी। अब और देखिए, इसी क्वेश्चन को मैं और एक और तरीके से इंक्रीज कर सकता हूँ, मतलब इसी में थोड़ा सा और ट्विस्ट ला सकता हूँ। फोर्स लग रहा है ये मेरा 60 न्यूटन, ठीक है, कितने एंगल पर, 60 एंगल पर, ठीक है कि नहीं बात आपको। और अभी मैंने फ्रिक्शन दे दिया लेट इन दोनों के बीच में, लेट 0.1 का, ठीक है, 0.1 का क्या दे दिया, फ्रिक्शन। और अब मैंने पूछा कि वर्क डन बताओ। क्लियर है बात आपको, नेट वर्क डन बताओ इसके ऊपर कितना होगा। चलिए निकाल देते हैं। अब देखो इसको रिजोल्व करो, 60 cos 60 और ये कंपोनेंट कितना 60 sin 60। क्लियर है बेटा बात। नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg लगेगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन r लगेगी। क्लियर है। अब ये फोर्स इस बॉडी को इस तरफ मूव कराने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन आएगा और इनके रिलेटिव मोशन को रोकेगा। क्लियर है बात आपको, ठीक है। तो क्योंकि बॉडी इस डायरेक्शन में तो मूव कर नहीं रही है, तो r किसके बराबर है, r प्लस 60 को sin 60, r प्लस 60 sin 60 मस्ट बी इक्वल टू mg। क्लियर है बात। और बॉडी नेट इस तरफ मूव कर रही है क्योंकि 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट दी गई है, तो पक्का ये फोर्स इस फोर्स से अधिक होगा, जब भी तो बॉडी इस तरफ मूव कर गई। तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है, इस डायरेक्शन में कितना है, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स है 60 cos 60 माइनस फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। और अब वर्क डन कितना होगा, F नेट इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है कि नहीं बात आपको। दिस विल बी योर कॉन्सेप्ट। इस F को कैसे निकालें सर, आपको पता है कि फ्रिक्शन फोर्स क्योंकि बॉडी चल रही है तो एक पक्का काइनेटिक होगा और वो कितना होता है, म्यू इंटू आर होता है। तो म्यू इंटू आर, आर आप यहाँ से निकाल लेंगे। mg की आपको पता है ये 5 kg दे रखा था तो ये 50 हो गया, इसको इधर लेके जाओ, माइनस करो, वहाँ से r निकालो, r को यहाँ पुट करो, म्यू आपको पता है और ये पूरी क्वांटिटी आपको पता है, तो F नेट पता चल गया। F नेट को अगर आप डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करोगे विच इज़ गिवन टू यू 5 मीटर, देन यू विल फाइंड आउट दी वर्क डन ऑन दी बॉडी। क्लियर है बात आपको। तो कैसे भी हम ट्विस्ट करेंगे इसको, जितने भी अभी तक अपनी प्रायर नॉलेज है उसके बेसिस पर, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली इसको कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं बात आपको, ठीक है बेटा, ओके, इसको नोट कर लें। अच्छा, अब वर्क डन को वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है सर, अगर मान लो फोर्स मेरे को ऐसे दिया जाए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट मेरे को ऐसी दी जाए, लेट -1i कैप, ठीक है, -1 और या फिर माइनस लगा दो सिंपल, और 2j कैप प्लस 8k कैप, ठीक है, और मुझसे वर्क डन पूछा जाए, ये वेक्टर फॉर्म दे दी बेटा, वर्क डन क्या होगा, F डॉट डी। क्लियर है कि नहीं बात आपको। तो डॉट प्रोडक्ट में तो आपको पता है कि i की सिर्फ i के साथ ही मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, इन दोनों के साथ तो क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगा। आपको पता है i डॉट i आपको क्या देता है, 1 देता है, परंतु i डॉट j आपको क्या देता है, 0। क्यों देता है सर बता दो। डॉट में क्या होता है बेटा, कोस कंपोनेंट होता है, कोस थीटा होता है, और i और j के बीच में एंगल कितना 90, और कोस 90 कितना होता है 0। ठीक है कि नहीं बात आपको। और बेसिक बातें आपको वेक्टर में मैंने बता रखी हैं, अगर कोई डाउट हो तो उस वीडियो को देखें आप, ठीक है। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 2 को इससे गुना करो तो -2, यहाँ पर -1 अज्यूम कर सकता हूँ ना मैं, और ये कितना आ जाएगा 6 और 8 चौक 32। क्लियर है कि नहीं बात आपको। तो ये 38 - 2 डेट विल बी इक्वल टू 36 जूल। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो भी आप वर्क डन निकाल सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा
दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा जी, वेरी गुड, क्लियर है कि नहीं ये बात आपको, ये कर लोगे। अच्छा जी, अच्छा अब बात करते हैं इसकी CGS यूनिट की। किसकी यूनिट की? CGS यूनिट। CGS यूनिट आपको पता है छोटी यूनिट होती है SI से, जिसमें हम लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मापते हैं। ठीक है, वर्क डन अगर हम देखें ध्यान से, होता क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आके ना। तो अगर फोर्स को देखें तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स को क्या लिखा? मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा है बेटा, और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? मीटर होगी। तो अल्टीमेटली क्या यूनिट है हमारे पास? kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और जिसके आप प्यार से जूल भी बोलते हो। क्लियर है बात? अब देखो जरा ध्यान से, 1 किलो में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। क्लियर है बात आपको? अगर आपको ये चीज़ समझने में परेशानी होती है तो आपको घबराइए मत, इसको मीटर इंटू मीटर लिख लीजिए। तो 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर और फिर 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर। क्लियर है कि नहीं बात आपको? वैसे भी आप कर सकते हो, और डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये कौन सी यूनिट थी? ये जूल थी, 1 जूल। हाँ के ना? ठीक है कि नहीं बात? अब देखो ध्यान से, 3 जीरो ये, 2 जीरो ये, और इसका स्क्वायर है तो ये 4 जीरो हो जाएंगे, और 4 जीरो और 3 जीरो 10 की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इस चीज़ को बोलते हैं बेटा अर्ग। क्लियर है बात आपको? तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। ये बात मैंने यूनिट एंड डायमेंशन में भी आपसे डिस्कस की थी, फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया तो यहाँ पर अच्छा मौका, आप इसको दोबारा से नोट कर सकते हैं। क्लियर है बात आपको? जो जैसे 1 kg, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को आप 1 जूल बोलते हो, वैसे इसकी CGS यूनिट डेट इज़ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को मैं 1 अर्ग बोलता हूँ। क्लियर है? और 1 जूल और 1 अर्ग में क्या रिलेशन है बेटा? ये रिलेशन है। क्लियर हुई क्या नहीं हुई?